क्लियर। एक और सवाल हम करते हैं। तो अब हमारे पास है 2.7 ग्राम Al+3 और इसमें हमें फाइंड आउट करने हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या। क्लियर। 2.7 ग्राम Al+3 में अब पहले तो एल्यूमिनियम के एक अणु में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर Al+3 दिया हुआ वो कितना 2.7 ग्राम है। हम एक ही Al+3 की बात करते हैं, सिर्फ एक ही। ठीक है, यहाँ पर अपन साइड में निकाल लेते हैं कि अगर हमारे पास Al+3 है, केवल एक अणु, केवल Al+3 के केवल एक अणु में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या निकालते हैं अपन। तो अगर इसमें हम बात करते हैं एल्यूमिनियम की, तो उसका जो एटॉमिक नंबर है वो होता है 13 और उसका जो एटॉमिक मास है, द्रव्यमान संख्या, वो आती है 27। यानी कि इसका Z कितना है, Z है 13 जो नीचे लिखा जाता है, और A या ऊपर लिखा हुआ है वो है 27। क्लियर। लेकिन हमारे पास Al+3 है, प्लस का 3 चार्ज है, यानी कि हमने 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए हैं। ये हमने एल्यूमिनियम की बात हुई है, ये एल्यूमिनियम में 13, क्योंकि Z = P यहाँ पर क्या होता है, Z = P = इलेक्ट्रॉन होता है। तो Z कितना है 13, यानी कि इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 13, प्रोटॉन भी 13। लेकिन यहाँ पर किसकी बात हो रही है, Al+3 की, Al की नहीं, Al+3 यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन हमने निकाल दिए। क्लियर। तो यहाँ पर हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन की, यानी कि Al+3 में इलेक्ट्रॉन, तो उस पर कितने इलेक्ट्रॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन है। क्लियर। और प्रोटॉन कितने होते हैं, प्रोटॉन तो Z के बराबर ही होते हैं। क्लियर। ये कंडीशन, ये जो कंडीशन होता है अप्लाई होती है जब एटम, इलेक्ट्रॉन के संदर्भ में कह रहा हूँ मैं, इलेक्ट्रॉन के लिए मैं कह रहा हूँ। ओके, प्रोटॉन तो ऑलवेज Z के बराबर ही होगा। एक बार फिर कह रहा हूँ, प्रोटॉन तो ऑलवेज Z के बराबर ही होगा, लेकिन = मैंने जो इलेक्ट्रॉन लिखा है उसके लिए मैं कह रहा हूँ ये तब संभव होगा जब एटम के साथ एटम हो वो न्यूट्रल हो, यानी कि एटम के साथ उदासीन हो, उस पर किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं हो। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हो Al पे प्लस का 3 चार्ज है, यानी कि इलेक्ट्रॉन की संख्या उसके Z के बराबर नहीं होगी, यानी कि इलेक्ट्रॉन की संख्या परमाणु क्रमांक के बराबर नहीं होगी। क्लियर। तो हमने Al+3 की केवल एक अणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या निकाल ली है 10। क्लियर। अब हम आगे निकाल लेते हैं और प्रोटॉन की संख्या निकाल लेते हैं। तो प्रोटॉन की संख्या कितनी होगी, प्रोटॉन बराबर Z, तो प्रोटॉन की संख्या कितनी हो जाएगी, प्रोटॉन की संख्या हो जाएगी 13। क्लियर। अब हमें निकालनी है उसमें न्यूट्रॉन की संख्या, तो न्यूट्रॉन के लिए क्या करना है, A-Z। तो A कितना है इसका, ये आप देख रहे हो A कितना है 27। तो 27 में से क्या करना अपने को, Z माइनस करना है 13। 27 में 13 माइनस किया तो ये आंसर हमारे पास आ गया 14। तो न्यूट्रॉन की संख्या होगी 14। क्लियर। यानी एक अणु में, एक अणु Al+3 में, एक अणु Al+3 में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, एक अणु Al+3 में इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, एक अणु Al+3 है, इलेक्ट्रॉन जो हमारे पास आए वो है 10 इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन कितने आए, प्रोटॉन ये रे 13, और न्यूट्रॉन कितना है 40 एक अणु में, Al+3 के एक अणु में। लेकिन हमारे पास कितने अणु है वो निकालते, हमारे पास तो 2.7 ग्राम है, यानी कि हमको इसको पहले कितने अणु वो निकालने पड़ेंगे, 2.7 ग्राम एक्चुअल में कितने अणु उसमें वो निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए हम पहले क्या करेंगे, इसको मोल में कन्वर्ट करेंगे। तो पहले हम मोल में कन्वर्ट करेंगे, तो मोल में कन्वर्ट करने के लिए क्या होगा, दिया गया भार बट्टे ग्राम परमाणु भार, या ग्राम अणु भार, या अणु भार, सॉरी, या हाँ बिल्कुल, या तो क्या होगा, दिया गया भार उसको हम किससे डिवाइड करेंगे, ग्राम परमाणु भार से। यानी कि फार्मूला क्या, दिया गया भार बट्टे ग्राम परमाणु भार, ग्राम अणु भार। तो यहाँ पर ग्राम परमाणु भार तो 2.7, और एल्यूमिनियम का जो 27 है उसकी द्रव्यमान संख्या, और तो इसका भार कितना हो जाएगा 27। तो ये जो आंसर आता है वो आता है हमारे पास 0.1 मोल।
0.1 मोल। अब 1 मोल, हमारे पास एल्यूमिनियम कितना है 0.1 मोल है, तो 1 मोल, ध्यान देना 1 मोल एल्यूमिनियम की बात करें तो 1 मोल में परमाणु की संख्या कितनी होगी, 1 मोल में परमाणु की संख्या, तो 1 मोल में कितने परमाणु होते हैं, Na परमाणु 1 मोल में। अब हमारे पास कितने हैं 0.1 मोल में परमाणु की संख्या, तो इसमें कितनी हो जाएगी 0.1 इंटू Na का वैल्यू नहीं लिखा मैंने, 6.023 इंटू 10⁻23, इतनी लंबी वैल्यू बाबा पर लिखते हैं, इससे Na ही लिखते हैं, तो आंसर आ गया 0.1 Na। यानी कि ये जो हमने वैल्यू निकाली थी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की, वो वैल्यू थी केवल एक परमाणु, सॉरी मैं नाम लिख दिया, एक परमाणु, क्योंकि ये एल्यूमिनियम एक ही परमाणु की बात हो रही है, एक परमाणु में। क्लियर। अब हमारे पास कितने हैं, हमारे पास 1 मोल परमाणु है, यानी कितने परमाणु है, सॉरी 0.1 मोल परमाणु, यानी कि हमारे पास है 0.1 Na परमाणु है। क्लियर। हमने 2.7 ग्राम को मोल में कन्वर्ट किया, दिया गया भार बटे ग्राम परमाणु भार, तो यहाँ पर जो आंसर आता है वो 0.1 मोल होता है। तो 1 मोल में परमाणु की संख्या कितनी होती है Na, और हमारे पास कितना है 0.1 मोल है, तो 0.1 मोल में परमाणु की संख्या कितनी हो जाएगी 0.1 Na। क्लियर। अब तो बहुत ईजी, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की संख्या निकालनी। चलो तो सबसे पहले हम निकालते हैं इलेक्ट्रॉन की संख्या। अब एक परमाणु Al+3 के एक परमाणु में Al+3 का अगर एक ही परमाणु, अगर उसमें इलेक्ट्रॉन निकालना है, एक परमाणु Al+3 के अगर हो हमारे पास, तो उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, केवल एक ही परमाणु, तो उसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं 10 इलेक्ट्रॉन। जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा था Al+3 में इलेक्ट्रॉन केवल एक ही परमाणु है ये, तो उसमें 10 इलेक्ट्रॉन है। लेकिन हमारे पास कितने परमाणु है, हमारे पास 0.1 Na परमाणु है, यानी कि हमारे पास कितना है 0.1 मोल, यानी कि कितना 0.1 Na, हमारे पास 0.1 Na, तो 0.1 Na में परमाणु की संख्या, 0.1 Na परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो कितनी हो जाएगी 10 इंटू 0.1 इंटू Na, तो आंसर कितना आ गया 1 Na। क्लियर। तो यहाँ पर आप देख रहे हो Al+3 की एक परमाणु में इलेक्ट्रॉन कितने 10 इलेक्ट्रॉन, और हमारे पास Al+3 कितने परमाणु है 0.1 Na परमाणु है, तो 0.1 Na परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी 10 इंटू 0.1 इंटू Na, तो 1 Na। क्लियर। अब हम निकालते हैं प्रोटॉन की संख्या। तो Al+3 के एक परमाणु में प्रोटॉन, तो उसके एक परमाणु में कितने प्रोटॉन है, एक परमाणु प्रोटॉन कितने 13 है, तो एक परमाणु कितने हो गए 13, और हमारे पास कितने हैं, हमारे पास है Al+3 के हमारे पास कितने 0.1 मोल यानी कितने 0.1 Na, Al+3 के 0.1 Na परमाणु में प्रोटॉन, तो इसमें कितने प्रोटॉन हो जाएंगे, तो इसमें हो जाएंगे 13 इंटू 0.1 Na, तो हमारे पास जो आंसर आता है वो आता है 1.3 Na। क्लियर। तो हमारे पास जो 1 मोल Al+3 है, सॉरी 0.1 मोल Al+3 है, उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है 1 Na है, और प्रोटॉन की संख्या कितनी है 1.3 Na है। क्लियर। अब हम तीसरा सॉल्व कर लेते हैं अपन, न्यूट्रॉन की संख्या। तो एज इट इज Al+3 के एक परमाणु, केवल एक परमाणु की बात कर रहे हैं अपन, एक परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या, तो एक परमाणु न्यूट्रॉन कितने 14 है। अब हमारे पास कितने हैं, हमारे पास है Al+3 के कितने 0.1 Na, तो 0.1 Na परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या तो कितनी हो जाएगी 14 इंटू 0.1 Na, तो ये आंसर आता है 1.4 Na। क्लियर।
तो हमारे पास तीनों वैल्यू आ गई, यानी कि इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है 1 Na, प्रोटॉन की संख्या 1.3 Na और न्यूट्रॉन की संख्या 1.4 Na है। किसमें 2.7 ग्राम Al+3 में। क्लियर। पहले हमने क्या किया, केवल एक ही परमाणु में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की संख्या निकाली साइड में, फिर हमने जो वैल्यू हमारे पास था 2.7 ग्राम उसको हमने मोल में कन्वर्ट किया, फिर उसमें परमाणु की संख्या निकाली और उसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की संख्या को मल्टीप्लाई किया। अब लास्ट में फाइनल एक और न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं हम इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या निकालने का। जैसे कि हम बात करते हैं 2.8 ग्राम N-3 है, 2.8 ग्राम। क्लियर। तो पहले तो हम क्या करेंगे, एक परमाणु में नाइट्रोजन की केवल एक ही परमाणु मानते हैं अपन, मतलब कैटायन लेते हैं अपन जिस पर N-3 का चार्ज है, एनायन लिया हमने, तो केवल एक, ध्यान देना, केवल एक N-3 में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन व न्यूट्रॉन की संख्या वो हम पहले निकाल देते हैं। तो नाइट्रोजन को कुछ ऐसे लिखते हैं, 7 उसका एटॉमिक नंबर है और 14 उसकी द्रव्यमान संख्या है। क्लियर। अब नाइट्रोजन में तो 7 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन हमारे पास N-3 है, यानी कि माइनस का 3 है, 3 इलेक्ट्रॉन ऐड किए हैं। तो N-3 में अगर इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 7 + 3, यानी कि इलेक्ट्रॉन हो गया हमारे पास 10 इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 10 है हमारे पास। क्लियर। अब हम बात करते हैं प्रोटॉन की संख्या में, प्रोटॉन कितने हैं वो। तो अगर हम प्रोटॉन की संख्या की बात करें तो प्रोटॉन की संख्या किसके बराबर होती है, Z के बराबर होती है। तो यहाँ पर इसका Z कितना है, Z कितना है, Z = 7 है। तो प्रोटॉन की संख्या कितनी हो जाएगी, 7, यानी कि P + बराबर 7। ओके। अब हमको क्या निकालना है, न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन के लिए क्या करना है अपने को, A - Z। तो A कितना है, द्रव्यमान संख्या कितनी है 14, तो 14 माइनस कितने करने अपने को, 7 करेंगे। तो अपन 14 - 7 करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 7। तो यह आ गया 7, यानी कि न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है हमारे पास, 7 है। प्रोटॉन की संख्या भी 7 है, लेकिन इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 10 है, केवल एक N-3 में। और हमारे पास कितने 2.8 ग्राम है। तो सबसे पहले हम इसको मोल में कन्वर्ट करते हैं, फिर हम इसमें निकालेंगे परमाणु की संख्या। तो पहले हम इसको करते हैं मोल में कन्वर्ट। मोल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, दिया गया भार उसको किससे डिवाइड करना है, आपको ग्राम परमाणु भार से। तो नाइट्रोजन में ग्राम परमाणु भार कितना होता है, 14। तो ये आंसर आ गया हमारे पास 0.2 मोल। क्लियर। यानी कि 0.2 मोल में। अब एक मोल में हम बात करते हैं, एक मोल में परमाणु कितने होते हैं, क्योंकि ये सिंगल आइटम है। एक मोल में परमाणु कितने होते हैं, Na परमाणु, और हमारे पास कितना है 0.2 मोल। तो 0.2 मोल में परमाणु कितने हो जाएंगे, 0.2 मोल में परमाणु, तो 0.2 मोल में परमाणु हो गए 0.2 × Na। क्लियर। ओके। तो हमको कितने में निकालने हैं, 0.2 मोल में अपने को निकालने हैं 0.2 मोल जो हमारे पास है N-3, उसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या निकालनी है। तो पहले हम निकाल देते हैं इलेक्ट्रॉन की संख्या, क्लियर। तो हमारे पास कितने 0.2 मोल है, तो एक केवल N-3 में इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो N-3 में कितने इलेक्ट्रॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन है, और हमारे पास कितने हैं, हमारे पास 0.2 Na। तो 0.2 Na में इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो अगर इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या अपन निकालते हैं तो 0.2 Na में इलेक्ट्रॉन की संख्या अगर अपन निकालें तो इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी, 0.2 Na में 10 × 0.2 Na, 10 × 0.2 Na। तो ये आंसर कितना आ गया, 2 Na। क्लियर। अब हम बात करते हैं प्रोटॉन की संख्या। प्रोटॉन की संख्या निकालते हैं। तो सबसे पहले एक N-3 में प्रोटॉन की संख्या कितनी है, तो आप देख रहे हो प्रोटॉन की संख्या कितनी निकाली तो हमने 7, केवल एक में। अब हमारे पास कितना है, हमारे पास है 0.2 Na, N-3 है, तो 0.2 Na में 0.2 Na यानी कितना हमारे पास 0.2 मोल है। क्लियर। तो 0.2 Na में प्रोटॉन की संख्या,
तो कितनी हो जाएगी 7 इंटू 0.2 Na, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा 1.4 Na। Na का वैल्यू होता है 6.023 इंटू 10⁻23, जो हम नहीं लिखते बार बार, हम सिर्फ Na यूज़ करते। अब हम बात करते हैं न्यूट्रॉन की संख्या की। न्यूट्रॉन की संख्या तो आप देख रहे हो यहाँ पर न्यूट्रॉन भी कितने 7 है, प्रोटॉन भी कितने 7 है, तो न्यूट्रॉन का वैल्यू भी कितना आएगा 1.4 ही आएगा। तो न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है 1.4 Na। क्लियर। तो 2.8 ग्राम N-3 में इलेक्ट्रॉन तो 2 Na है, प्रोटॉन 1.4 Na है और न्यूट्रॉन भी 1.4 Na है। क्लियर। तो चलो एक और न्यूमेरिकल करते हैं अपन। जैसे कि हमारा पानी की एक बूंद है, पानी की एक बूंद है, पानी की एक बूंद, ओके। पानी की एक बूंद ली हमने, जिसका द्रव्यमान, पानी की एक बूंद है जिसका द्रव्यमान है हमारे पास 0.05 ग्राम। पानी की एक बूंद ली हमने जिसका द्रव्यमान 0.05 ग्राम है, और हमें इसमें निकालनी है अणुओं की संख्या। ठीक है, हमें क्या निकालनी है अणुओं की संख्या, कि उसमें अणु कितने होंगे। वो हमारे पास पानी की एक बूंद है, उसका भार कितना 0.05 ग्राम है, और उसमें अणुओं की संख्या निकालनी है। किसके अणुओं की, सिंपल H2O के अणुओं की संख्या निकालनी है। अणु निकालने का, परमाणु नहीं निकाला, बहुत ईजी है। तो पहले क्या करेंगे, इसको मोल में कन्वर्ट कर दो। तो पहले क्या करेंगे, इसको मोल में कन्वर्ट करो। तो मोल में कन्वर्ट करने के लिए क्या होगा, दिया गया भार 0.05 डिवाइड बाई किससे करेंगे अपन 18। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको काट दिया हमने, 2 0 आ गया, तो ये आंसर आ गया 1/5 3 15 3, और ये आ गया 1/3 60। क्लियर। और अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, तो एक्चुअली मैंने सॉल्व किया हुआ है, इसका वैल्यू आएगा 0.0027 मोल, अप्रॉक्सीमेट इतनी वैल्यू आएगी इसकी। क्लियर, आप करके देख लीजिएगा, ये वैल्यू आएगी 0.0027 मोल। अब हमारे पास, हमको पता है कि एक मोल में अणुओं की संख्या कितनी है Na, पानी की, ठीक है ना। जल के एक मोल में अणुओं की संख्या, तो एक मोल में अणुओं की संख्या कितनी होती है Na, और हमारे पास कितना है 0.0027 मोल है। ठीक है, 0.027 मोल में अणुओं की संख्या, तो कितनी हो जाएगी 0.0027 इंटू Na, यानी कि ये वैल्यू होगा 0.0027 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23। और इसको हम सॉल्व करते हैं, तो इसका जो वैल्यू आता है वो आता है 1.672 इंटू 10⁻21 अणु, इतने अणु होंगे। क्लियर। अब अगर इसी क्वेश्चन में परमाणु पूछ लिया होता तो परमाणु के लिए क्या करेंगे, परमाणु कितने 2 और 1 3 परमाणु है, इसी को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे अपन, तो वो आ जाएगी परमाणुओं की संख्या। एक और क्वेश्चन देखते हैं अपन। हम बात करते हैं एक मोल CaCO3 का बाहर निकालना है हमें। क्लियर। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं 1 मोल CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट का बाहर निकालना है, 1 मोल का, यानी कि सिंपल से किसकी बात कर रहा है वो बात कर रहा है ग्राम अणु भार की बात कर रहा है। क्लियर। और ग्राम अणु भार क्या होता है, 1 मोल परमाणु या अणुओं का भार, सॉरी ग्राम अणु भार यानी कि 1 मोल अणुओं का भार। 1 मोल अणुओं का भार कितना होगा, सिंपल सी बात है 1 मोल यानी कि संख्या तो फिक्स है 6.023 इंटू 10⁻23, तो उतने अणुओं का भार कितना होगा। तो सिंपल है, जितने ये एटम है उन सबका भार प्लस कर दो, वही होगा ना, जितने भी एटम है उतना। तो कैल्शियम का एटम कितना, कैल्शियम का एक एटम है, तो जो कैल्शियम का जो परमाणु भार है वो कितना होता है 40, तो कैल्शियम का कितना हो गया 40, प्लस कार्बन का कितना होता है 12, प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है 48, सॉरी ऑक्सीजन का 16 होता है लेकिन 3 इसीलिए 48, तो इन सबको हम प्लस करेंगे तो आंसर क्या आएगा 100। यानी कि 1 मोल CaCO3 का भार कितना हो गया, 1 मोल CaCO3 का भार, तो कितना हो जाएगा 100 ग्राम, जिसको हम बोलते हैं ग्राम अणु भार।
क्लियर। उसी प्रकार हम बहुत सारे, जैसे कि हम बात करते हैं 2 KCl का बाहर भी निकाल सकते हैं अपन, तो 2 मोल KCl का बाहर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो पहले 1 मोल का निकालो, अब उसी को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। 1 मोल का निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1 मोल KCl, जैसे कि हम बात करते हैं 2 मोल KCl का निकाल के बताओ, कह दिया उसने 2 मोल KCl का, तो पहले 1 मोल KCl का निकालो, 1 मोल KCl, तो 1 मोल KCl के निकालने के लिए पोटेशियम और क्लोरीन दोनों का निकालो। पोटेशियम का कितना होता है 39 प्लस क्लोरीन का 35.5, तो इन दोनों को हम प्लस करेंगे, और इन दोनों को प्लस करने के बाद तो ये कितना हो जाएगा 30 और 30 60, और ये 69, और ये हो जाएगा 74.5 ग्राम हो गया। ये 1 मोल, अब हमारे पास कितने 2 मोल है, तो 2 मोल के लिए क्या करना है 2 × 74.5, तो ये जो आंसर आ जाएगा वो 2 मोल का बाहर आ जाएगा। क्लियर। अब हम बात करते हैं, एक बार एक चीज़ को ध्यान से देखो, यहाँ पर जो 1 मोल है, 1 मोल, वो 1 मोल कितना होता है 6.023 × 10⁻23 एटम, यानी कि परमाणु, या फिर वो क्या हो सकता है 6.023 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स, यानी कि अणु, या फिर वो क्या हो सकता है 6.023 × 10⁻23 आयन। क्लियर। अब साथ में जो 1 मोल है, हमारे पास 1 मोल कार्बन है या कोई भी है नाइट्रोजन वगैरह, तो 1 मोल कितना वॉल्यूम कवर करती है। क्लियर, ये चीज़ याद रखनी है। तो 1 मोल, जो 1 मोल होता है उसका जो वॉल्यूम होता है वो होता है 22.4 लीटर वॉल्यूम होता है। 1 मोल का वॉल्यूम 22.4 लीटर होता है। क्लियर। और ये जो 1 मोल 22.4 लीटर जो वॉल्यूम कवर किया जा रहा है वो मानक ताप दाब पर है। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसी पे बेस्ड। क्लियर। हमारे पास 200 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट है। क्लियर, 200 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट है, उसको हम विघटित कर रहे हैं, इसको हम विघटित कर रहे हैं, यानी कि इसको हम डिकम्पोज कर रहे हैं, विघटित कर रहे हैं। तो उसके लिए मानक ताप दाब पर, तो उसके लिए हमें CO2 द्वारा घेरा गया आयतन निकालना है। हमें क्या निकालना है, CO2 द्वारा घेरा गया आयतन, घेरा गया आयतन कि CO2 कितना आयतन घेरती है वो, यानी कैल्शियम कार्बोनेट को हम गर्म कर रहे हैं, 200 ग्राम है, उसको हम गर्म कर रहे हैं, तो CO2 कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा, कितना वॉल्यूम घेरेगा, वो हमें निकालना है। क्लियर। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए पहले इक्वेशन लिखनी पड़ेगी, जो इक्वेशन हो रही है वो, तो ये इक्वेशन जो होती है वो कुछ इस प्रकार होती है, कैल्शियम कार्बोनेट के अपघटन की जो क्रिया जो होती है उसमें, तो ये बनता है CaO + CO2। अब यहाँ पर आप देख रहे हो जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है वो कितने, कैल्शियम कार्बोनेट कितना है 1 आयतन, कैल्शियम ऑक्साइड कितना है 1 आयतन, और कार्बन डाइऑक्साइड भी कितना 1 आयतन, यानी कि तीनों कितने मिल रहे हैं 1 आयतन 1 आयतन 1 आयतन मिल रहे हैं। क्लियर। अब उसका जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, इसके आगे जो नंबर, अभी हम कितना नंबर है कोई है नहीं, तो हम 1 मानते हैं, तो ये जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है उसी को हम मोल के रेफरेंस में यूज़ कर सकते हैं, वॉल्यूम के रेफरेंस में यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ग्राम के रेफरेंस में नहीं कर सकते। जैसे कि मैं बोल सकता हूँ 1 वॉल्यूम कैल्शियम कार्बोनेट, 1 वॉल्यूम कैल्शियम ऑक्साइड, 1 वॉल्यूम कार्बन डाइऑक्साइड, हम ऐसा बोल सकते हैं 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट, 1 मोल कैल्शियम ऑक्साइड, 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन हम ऐसा नहीं बोल सकते कि 1 ग्राम इसका कॉफिशिएंट, सॉरी स्टोइकियोमेट्रिक कॉफिशिएंट है वो 1 है, तो उसके आधार पर हम ये नहीं बोल सकते कि 1 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट 1 ग्राम CaO या 1 ग्राम CO2, हम ऐसा नहीं बोल सकते। तो इसकी जो स्टोइकियोमेट्रिक कॉफिशिएंट है उसको हम, उसका जो यूज़ है उसको हम वॉल्यूम में यूज़ कर सकते हैं, मोल में यूज़ कर सकते हैं, बट उसको ग्राम में यूज़ नहीं कर सकते। तो यहाँ पर देख रहे हो आप कैल्शियम कार्बोनेट के कितने 1 मोल है, कैल्शियम कार्बोनेट कितना है हमारे पास 1 मोल, क्योंकि जो स्टोइकियोमेट्रिक कॉफिशिएंट है वो कितना 1 है, तो CaO भी कितना हो गया, वो भी हमारे पास कितना हो गया 1 मोल, और कार्बन डाइऑक्साइड भी कितना हो गया हमारे पास 1 मोल, तीनों के हमारे पास 1 मोल है। अब 1 मोल, 1 मोल यानी कि वॉल्यूम कितना ऑक्यूपाई कर रहा है वो 22.4 लीटर, यानी कैल्शियम कार्बोनेट का कितना हो गया वॉल्यूम 1 मोल, यानी किसके बराबर 22.4 लीटर, इसके बराबर है। यहाँ पर फिर से 1 मोल, यानी ये भी कितना है 22.4 लीटर, ये भी कितना है 22.4 लीटर, तीनों है 22.4 लीटर। अब ध्यान देना, यहाँ पर आप देख रहे हो कि 1 मोल
कैल्शियम कार्बोनेट को अपघटित करते हैं अपन, तो CO2 के द्वारा घेरा गया आयतन कितना है, वो भी 22.4 लीटर है। मतलब समझ पा रहे हो, 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट को अपन अपघटित करते हैं तो CO2 द्वारा घेरा गया आयतन कितना है, 22.4 लीटर। क्लियर। अपन लिखते हैं यहाँ पर 1 मोल CO3 को अपघटित करने पर CO2 द्वारा घेरा गया आयतन, तो यह आयतन कितना है, 22.4 लीटर। क्लियर। अब 1 मोल, अगर उस 1 मोल अपन बात करते हैं, 1 मोल का भार कितना है, समझना ध्यान से। 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट का भार कितना है, 1 मोल का हमें भार निकालना है, इनकी ग्राम में, तो 1 मोल का भार कितना है, तो इन सब के परमाणु का जो भार उसको प्लस कर दो। तो एक यहाँ पर बात करते हैं अपन कैल्शियम कार्बोनेट, इन सब के कैल्शियम कितना हो गया 14, कार्बन का 12 प्लस 3 ऑक्सीजन के परमाणु तो 48, तो आंसर कितना आ गया 100 ग्राम। समझ पा रहे हो आप, यानी कि 1 मोल जो है वो उसका जो भार है वो कितना है 100 ग्राम है। तो 1 मोल CO2 को अपघटित करने पर CO2 द्वारा घेरा गया आयतन कितना है, 22.4 लीटर है। तो ये 1 मोल को मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, यानी कि 100 ग्राम CaCO3 को अपघटित करने पर CO2 द्वारा घेरा गया आयतन, तो ये वैल्यू कितना आता है 22.4 लीटर। क्लियर। तो अब 1 ग्राम की बात करें, तो अपन अगर 1 ग्राम की बात करें, 1 ग्राम, तो 1 ग्राम CO3 को अपघटित करने पर CO2 द्वारा घेरा गया आयतन, तो ये कितना हो जाएगा 1 ग्राम के लिए 22.4 डिवाइड बाय 100, और हमारे पास कितना था 200 ग्राम। स्टार्टिंग में हमने कितना लिया था 200 ग्राम, तो अब क्या करेंगे 200 ग्राम के लिए ले लेंगे, तो 200 ग्राम CO3 को अपघटित करने पर CO2 द्वारा घेरा गया आयतन, तो कितना हो जाएगा 22.4 डिवाइड बाय 100 इंटू 200, तो ये आंसर आ गया 2, तो ये हो जाएगा 44.8 लीटर। क्लियर। एक बार फिर नज़र डालिए, एक बार फिर देखते हैं अपन, देखो ध्यान से। हमारे पास क्वेश्चन क्या था कि 200 ग्राम, हमारे पास 200 ग्राम CO3 था, उसको अपघटित करने पर CO2 द्वारा कितना आयतन घेरा गया वो, तो हमने पहले क्या किया उसका इक्वेशन लिया, और उसके जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, जैसे यहाँ पर एक कुछ लिख, मतलब ये एक है, ये भी एक है, ये भी एक है, यानी कि जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है उसको हम मोल के रूप में, मोल के रेफरेंस में यूज़ कर सकते हैं, वॉल्यूम के रेफरेंस में यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम उसको मास के रेफरेंस में यूज़ नहीं कर सकते। क्लियर। तो हमने 1 मोल, एक तीनों का 1 मोल लिया है। अब 1 मोल यानी 1 मोल यानी कितना 22.4 लीटर, तो 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट को अपघटित करने पर CO2 कितना आयतन घेर रही है 22.4 लीटर। अब 1 मोल का भार कितना है 100 ग्राम, तो फिर हमने क्या किया 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को अपघटित करने पर CO2 द्वारा घेरा गया आयतन निकाला जो 22.4 लीटर, फिर 1 ग्राम के लिए निकाला, और क्वेश्चन में किसके लिए दिया हुआ था 200 ग्राम के लिए, तो हमने 200 ग्राम के लिए निकाल दिया। तो इसी के बेस पे एक और सवाल करते हैं इसके जैसा ही। क्लियर। चलो अब हम बात करते हैं, अगर हमारे पास 32 ग्राम CH4 है और इसको हम दहन कर रहे हैं, यानी कि जला रहे हैं, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो हमें कितने मोल O2 के चाहिए, ये हमारा क्वेश्चन है। तो पहले हम इसकी इक्वेशन लिखते हैं दहन की, तो जो मेथेन होता है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हम इसका दहन करवाते हैं, तो क्या निकलता है CO2 प्लस H2O। क्लियर। अब हम रिएक्शन को बैलेंस कर देते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हो कार्बन एक है, इधर भी कार्बन एक है, इधर हाइड्रोजन 4 है, इधर हाइड्रोजन 2 ही है, तो हमने आगे 2 कर दिया, 2 2 जा 4। अब ऑक्सीजन कितने हो गए 2 और 2 ये 4 ऑक्सीजन है, इधर 2 ही है, आगे 2 कर दिया। क्लियर। ये इक्वेशन बैलेंस होगी। अब यहाँ पर आप स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट देखिए, तो CH4 कितना 1 है, ऑक्सीजन का आगे 2 है, कार्बन डाइऑक्साइड का 1 और H2 का आगे 2 है। तो यहाँ पर जो
उसी स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को मोल के रेफरेंस में यूज कर सकते हैं। तो CH4 के कितने हैं, 1 मोल है, क्लियर। और O2 के कितने हो गए, 2 मोल, और CO2 के 1 मोल, और H2O के 2 मोल। आप देख रहे हो, यानी कि CH4 के 1 मोल के दहन के लिए ऑक्सीजन कितनी चाहिए, 2 मोल। अब हमारे पास कितनी है, 32 ग्राम CH4 है। अब 32 ग्राम CH4 को हम सीधा, बहुत सी है, 32 ग्राम CH4 को किस में, मोल में कन्वर्ट कर दूँ। तो इसको मोल में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, दिया गया भार उसको किससे डिवाइड करेंगे, ग्राम अणु भार। तो ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा, सॉरी CH4 का, तो 4 तो हाइड्रोजन का और 12 कार्बन का, तो 12 + 4 16, तो 32 डिवाइड बाई 16, तो आंसर आ गया 2 मोल, क्लियर। तो 1 मोल CH4 के लिए, 1 मोल CH4 के दहन के लिए आवश्यक O2 कितनी थी, आवश्यक O2 कितनी, 2 मोल। तो हमारे पास कितने हैं, 2 मोल है। तो 2 मोल CH4 के दहन के लिए आवश्यक O2 कितने हो जाएगी, 4 मोल, क्लियर। तो आंसर क्या होगा, 4 मोल। और अगर इसी को हम अगर लीटर में अगर हम बात करें कितने लीटर O2 चाहिए, तो हम क्या करेंगे, 4 × 22.4 लीटर, क्लियर। ये लीटर में आंसर आ गया। अब हम एक और क्वेश्चन करते हैं जो AIPMT 2012 में आया हुआ क्वेश्चन है। उसको हम, क्वेश्चन कुछ इस प्रकार का है कि हमारे पास 8 लीटर, हमारे पास है 8 लीटर C2H2। इसको दहन करने के लिए, इसको दहन यानी कि जलाने के लिए आवश्यक वायु होगी। इसको जलाने के लिए कितनी वायु की आवश्यकता होगी, वो ऑप्शन, 4 ऑप्शन देख लेते हैं अपन, 1 2 3 और 4। तो जो 4 ऑप्शन दिए हुए थे वो कुछ इस प्रकार के थे, 20 लीटर, 100 लीटर, इसके बाद 0.8 लीटर, और इसके बाद 25 लीटर। ये 4 ऑप्शन थे, क्लियर। चलो हम इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले तो हम जलाने की बात कर रहे हैं, दहन करने की, तो वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगा। तो पहले हम इक्वेशन लिख देते। तो इक्वेशन कुछ इस प्रकार की होगी, C2H2 प्लस ऑक्सीजन, तो हम इसको जलाते हैं तो CO2 और H2 बनता है एज अ प्रोडक्ट, CO2 प्लस H2। अब रिएक्शन को बैलेंस कर लेते हैं। हाइड्रोजन 2 है, इधर भी हाइड्रोजन 2 है, इधर आप देख रहे हो कार्बन कितना, 2 है, और इधर कार्बन 1 है, तो आगे 2 कर दो, क्लियर। तो ऑक्सीजन कितना हो गया, 2 × 2 = 4 हो गया, और एक ऑक्सीजन इधर है, यानी कि ऑक्सीजन के कितने, 5, तो इधर भी 5 करने, और इधर कितने, 2 है, तो अपन क्या करेंगे, 5/2, तो 5/2, 2 से 2 कट जाएगा, 5 ऑक्सीजन के बचेंगे, क्लियर। अब ये जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है उसी को हम एज अ मोल के रेफरेंस में यूज कर सकते हैं। तो C2H2 का कितना है, 1 मोल है, तो C2H2 का कितना है, 1 मोल। 1 मोल यानी कि कितना, आपको पता है 22.4 लीटर है, क्लियर। और O2 कितना है, 5/2 मोल, यानी कि कितना, 5/2 × 22.4 लीटर। अब CO2 कितना है, 2 मोल, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 है, तो इसको मोल के रूप में यूज करेंगे, यानी कि कितना हो जाएगा, 2 × 22.4 लीटर। अब H2O कितना है, 1 मोल, H2O 1 मोल है, यानी कि लीटर में इसको लिखना है तो 22.4 लीटर, क्लियर। अब हमको 8 लीटर C2H2 का दहन के लिए आवश्यक O2 निकालनी थी। अब यहाँ पर देखिए आप, 22.4 लीटर, 1 मोल, यहाँ पर बात कर रहे हो 1 मोल, 1 मोल C2H2 के दहन के लिए आवश्यक ऑक्सीजन, 1 मोल के लिए कितनी आवश्यक ऑक्सीजन थी, 5/2 × 22.4 लीटर थी। किसके लिए, 1 मोल के लिए, 1 मोल के लिए थी, मतलब इसके अगर हम लीटर की बात करें कितना है, 22.4 लीटर, यानी कि 22.4 लीटर C2H2 के दहन के लिए आवश्यक O2 कितनी थी, 5/2 × 22.4 लीटर,
इतनी ऑक्सीजन की ज़रूरत थी। तो अब किसके लिए निकालेंगे अपन, 1 लीटर के लिए निकालेंगे। तो 1 लीटर C2H2 के दहन के लिए आवश्यक O2, तो ये कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 5/2 इंटू 22.4 डिवाइड बाय 22.4। तो ये आंसर कितना आ गया, ये आंसर आ जाएगा अपना 5/2 लीटर। इतनी O2 की आवश्यकता होगी। अब हमारे पास कितना है, 8 लीटर C2H2 है हमारे पास। तो हम क्या करेंगे, 8 लीटर C2H2 के दहन के लिए आवश्यक O2, तो कितनी हो जाएगी, ये आंसर आ जाएगा 5/2 इंटू 8। तो ये आंसर आ गया 20 लीटर। क्लियर, आंसर आ गया 20। अब यहाँ पर ऑप्शन में देखिए आप 20 लीटर दिया हुआ है, लेकिन ये 20 लीटर गलत होगा, क्योंकि उसने क्या पूछा क्वेश्चन में, दहन के लिए आवश्यक वायु पूछा है, और हमने यहाँ पर क्या निकाली है, ये प्योर ऑक्सीजन निकाली है। क्लियर ना, और वायु तो गैसों का मिश्रण होता है, वायु गैसों का मिश्रण होता है, इसमें O2 N2 CO2 सारी गैसेस होती है। तो यानी कि, और वायुमंडल में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना है, 20% अप्रोक्सीमेट। तो इसका मतलब कि हमें 20 लीटर ऑक्सीजन को प्राप्त करने के लिए कितनी वायु चाहिए, 20% वायु का जो मिश्रण है, उस वायु के मिश्रण में O2 का लेवल कितना है, 20% होता है, यानी कि 20% होता है। तो हमें कितनी चाहिए, 20 लीटर। तो उसके लिए वायु कितनी चाहिए, 20 लीटर ऑक्सीजन। वायु का जो मिश्रण है, इसमें तो बहुत सारी गैसें आती है, O2 होती है, N2 होती है, CO2 होती है, और भी गैसेस होती है। तो उसमें O2 का 20% है, और हमको कितना चाहिए, 20 लीटर। तो वायु 20 लीटर प्योर ऑक्सीजन के लिए वायु कितनी चाहिए, 100 लीटर। वायु कितनी चाहिए, 100 लीटर। समझ पा रहे हो, हमको 20 लीटर प्योर ऑक्सीजन चाहिए, उसके लिए वायु की आवश्यक मात्रा पूछिए, तो क्या होगा, 100 लीटर। इसलिए यहाँ पर ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन सेकंड 100 लीटर वो सही होगा। क्लियर, 20 लीटर प्योर ऑक्सीजन है, और हमको वायु की मात्रा पूछिए, तो 20 लीटर ऑक्सीजन को प्राप्त करने के लिए वायु कितनी चाहिए, 100 लीटर।